हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर परिवार में। आज हम लोग का फिजिक्स का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, पहले पार्ट में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझे थे कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। फिर हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले वीडियो में जो है वो आपको बताया गया है, लेकिन नोट्स जो है वो आपको नहीं मिला था। तो उस नोट्स को लेकर के आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। वो सारी चीज़ों का चर्चा हम लोग करेंगे जो आपके सिलेबस में है और प्लस जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट के भी होगा। मतलब यदि आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे NTSC का एग्जाम देते हैं या फिर ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, उन सब एग्जाम के लिए भी जो है वो ये आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से। पिछले वीडियो में जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला वीडियो जरूर इसका देख लेंगे। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के ओरिजिनेशन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। उसमें आपको बताया गया था कि ग्लास रॉड लिया गया और सिल्क क्लॉथ दोनों को रब किया गया। रब करने के बाद दोनों को अलग किया गया। अलग करने के बाद ये देखा गया कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? Electric charge is the property of subatomic particles that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ये वो प्रॉपर्टी है कि जब इन चार्जेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब भी इन चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उन चार्जेस के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और वो फोर्स किसके वजह से एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके वजह से उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए बोला गया कि यदि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? ऐसा फील्ड जो मैग्नेटिज्म का फील्ड हो और वो मैग्नेटिज्म का फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग रखें और एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसका मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन होगा। ठीक, दूसरी चीज कि जिस तरीके से बॉडी के पास मास होता है, लेंथ होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम बोल सकते हैं कि किसी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये किसी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ये बॉडी के खुद का होता है। जिस तरीके से यदि कोई भी एक चीज आप लेते हैं, कोई भी वस्तु आप लेते हैं, उसके पास मास होगा, वो मास उसका खुद का होगा। उसी तरीके से हर बॉडी के पास जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास एंड लेंथ। तीसरी चीज हम लोग यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलॉम्ब, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। आ रहा है बात समझ में? टाइप ऑफ चार्ज की हम लोग बात करें तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और चार्ज जो है वो निगेटिव होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एक चार्ज को पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है। कब किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कब किसी बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ऐसे नॉर्मल एक हम लोग बॉडी लेते हैं कोई A जो कि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
यदि ये बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, यदि ये बॉडी अपने अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, निकाल देती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बॉडी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आ रहा बात समझ में। यदि ये जो हमारे पास बॉडी है ये इलेक्ट्रॉन को निकाले नहीं, ये अपने सराउंडिंग के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ये अपने सराउंडिंग के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से निकाले हुए इलेक्ट्रॉन को ले ले, अपने सराउंडिंग के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जो निकाले हुए इलेक्ट्रॉन है, यदि ये इसको ले लेता है, यानी कि यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसके ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यदि किसी बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और यदि किसी बॉडी के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहां पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यदि कोई बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि होता है तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, रिमूवल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि चार्ज क्वांटिटी कैसी होती है। तो वो चार्ज होती है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब कहने का ये है कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है ये बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हमको ये कहने की जरूरत नहीं होती है कि इस बॉडी के ऊपर 10 कूलम का चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। हम लोग सिंपल शब्दों में कहते हैं कि यदि कोई बॉडी चार्ज है तो उसके ऊपर यदि 5 कूलम का चार्ज है तो बस हम लोग मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल से चीज आप लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, न कि डायरेक्शन का। दूसरी चीज हम लोग ये कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी उसको बोला जाता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सम निकालने के लिए, यानी कि जिसको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यदि फॉलो हो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन चार्जेस का यदि हमको सम करना हो तो चार्जेस के सम में हम लोग जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल नहीं करते। क्लास 11th में आप लोग जाएंगे तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग को जो है वो ट्रायंगल लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारी चर्चाएं जो है वो करने के लिए मिलेगा। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा बस सिंपल सा हमको ये समझना है कि जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इनको बताने के लिए, चार्जेस के बारे में बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता। दूसरे शब्दों में इसको आप बोल सकते हैं कि चार्जेस को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस को जोड़ने के लिए हम लोग स्केलर सम करते हैं, न कि वेक्टर सम। ठीक, अगला फीचर है चार्ज का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि इट इज एडिटिव इन नेचर। जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। एडिटिव कहने का मतलब क्या है ये चीज समझिएगा। यदि चार्जेस एडिटिव है इसका मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपके पास ये एक बैग है, ठीक है, इस बैग में कुछ चार्जेस डाल दिए गए, जैसे एक चार्ज डाल दिया गया 5 कूलम का, फिर एक चार्ज डाल दिया गया 1 कूलम का, फिर एक चार्ज डाल दिया गया 3 कूलम का। अब यदि हम आपसे पूछें कि बताइए इस बैग के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो जिस तरीके से हम लोग अलजेब्रा में सम करते हैं उसी तरीके से यहां पर भी सम होगा। और टोटल इस बैग के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 9 कूलम का चार्ज। आ रहा है बात समझ में। अच्छा, अब सपोज कर लो ये जो 5 कूलम का हमने चार्ज डाला है ये निगेटिव चार्ज है। भाई चार्जेस दो तरीके के, पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो 5 कूलम का हमने इसमें चार्ज डाला है वो सपोज कर लेते हैं कि ये निगेटिव चार्ज, यानी कि -5 कूलम का चार्ज है, फिर +1 कूलम का चार्ज है और +3 कूलम का चार्ज है। अब बताओ टोटल इस बैग के अंदर चार्जेस का अमाउंट क्या हुआ। तो एडिटिव इन नेचर है, मतलब अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। अब यहां से जरा सोचो, ये +4 और -5 ये मिलके कितना बनाएगा, -1 कूलम का चार्ज बनाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि
पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं, निगेटिव चार्जेस लेते हैं, और इनका यदि हम सम करते हैं तो सम उसी तरीके से करेंगे जो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में पॉजिटिव और निगेटिव साइन को ध्यान में देते हुए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो चार्जेस होते हैं दिस आर एडिटिव इन नेचर, वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तीसरा, अच्छा नेक्स्ट है ये तीन फीचर्स हैं, ये तीन फीचर्स हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के। इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व रहता है। ये चीज जरा समझने की कोशिश करिएगा, चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। ये कहने का मतलब अब ये है कि जैसे सपोज करो कि ये एक ठे हो गया पूरे आपका मोहल्ला। ठीक है, अब इसमें दो घर हैं, इसमें दो घर हैं। ठीक, अब इस दो घर में, इस घर में 4 बच्चे हैं और इस घर में 3 बच्चे हैं। ठीक, इस घर का एक बच्चा सुबह निकलता है और मोहल्ले का चक्कर लगाता है, मोहल्ले का चक्कर लगाता है। ठीक, इस घर का भी एक बच्चा निकलता है और इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है। ठीक, अब यदि हम पूछे आपसे कि बताओ इस टोटल मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, शुरू में कितने बच्चे थे, जब ये घर से नहीं निकले थे तो मोहल्ले में कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे ये और 3 बच्चे ये, टोटल कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। इसमें से एक बच्चा निकला इसमें से भी एक बच्चा निकला है। अब बताओ इस मोहल्ले में टोटल कितने बच्चे हैं, अभी भी मोहल्ले में कितने बच्चे हैं, अभी भी मोहल्ले में 7 बच्चे हैं। मतलब कहने का ये है कि अच्छा, अब इन बच्चों के जगह इलेक्ट्रॉन को आप ले लो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज जो है वो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज जो है बॉडी के ऊपर आ जाता है, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाता है। यहां से एक बच्चा निकला तो इसके ऊपर भी जो है वो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये जो पूरे सिस्टम का चार्ज है, ये पूरा जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, ये चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ये चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ये पूरे सिस्टम के चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा। इंडिविजुअल जो हमारी बॉडी है, इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट होंगे, लेकिन पूरा सिस्टम हमेशा जो है वो न्यूट्रल बना रहेगा। मतलब जितना पहले जितना इसका टोटल सम है, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद भी जो है वो उतना ही इसके पास जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि चार्जेस हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। यदि कोई आपके पास बॉडी है ए, यदि उसे इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं और उस बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सिस्टम का चार्ज डिस्टर्ब हुआ, सिर्फ चार्ज किसका डिस्टर्ब हुआ, चार्ज किसके ऊपर आया, फिर किसके ऊपर से चार्ज गया, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती या देती है सिर्फ उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड्स बदलते हैं, कभी भी सिस्टम के चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज यदि रेस्ट पे हो, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज यदि रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब कहने का क्या है कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज हम रखे हुए हैं, सपोज करिए कि एक बॉडी है, इसको रब करके हम इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब एक ऐसा रीजन, ये चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जो दूसरे आने वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
या फिर उसको कोलंबियन फोर्स के नाम से जाना जाता है। कोलंबियन फोर्स बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन, एक चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसको हम लोग कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं। आ रहा बात समझ में, ठीक। अच्छा, अगला चीज इलेक्ट्रिक चार्जेस एट मोशन। भाई रेस्ट में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यदि मोशन में आते हैं बाबू तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारे पास है, यदि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना शुरू किया, यदि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू किया, यदि ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो ये वायर के चारों तरफ जो है वो एक फील्ड जनरेट होगा एंड दैट फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा रीजन जिसमें यदि हम लोग आयरन को ले आए, कोबाल्ट की बनी वस्तु को ले आए, निकल को ले आए तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज यदि मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो अपने चारों तरफ कौन सा फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब इस वायर के चारों तरफ जो है वो एक फील्ड जनरेट हो जाएगा और ये फील्ड कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। चैप्टर सेकेंड यानी कि आपके फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इसकी डीपली स्टडी जो है वो की जाएगी और स्टेट के द्वारा जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देखा गया। उन्होंने बताया कि कैसे एक करंट कैरिंग वायर यानी कि एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है। भाई वायर में करंट के फ्लो करने का मतलब क्या, चार्जेस का फ्लो करना। यदि चार्जेस फ्लो कर रहा है मतलब चार्जेस मोशन कर रहे हैं, तो फिर एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसकी स्टडी हम लोग जो है वो दूसरे चैप्टर में करेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा बात समझ में। अगला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज is a charge on an electron which is equal to -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। मतलब कहने का ये है कि सबसे छोटा चार्ज यदि किसी बॉडी पर आता है दैट चार्ज इज इक्वल टू -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये चार्ज सबसे छोटा चार्ज किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर होगा। मतलब कहने का ये चार्ज किसका है, दिस चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका चार्ज है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि एक बॉडी है तो इसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आके लग जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो जाएगा तो अपने साथ कितने चार्ज को लेकर के जाएगा, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम के चार्ज को लेकर के जाएगा। तो इसके ऊपर इतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर इतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन आके लग जाता है तो ये आएगा तो अपने साथ -1.6 into 10 to the power -19 कूलम के चार्ज को लेकर के आएगा। तो इसके ऊपर इतने यूनिट का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर वो कितना होता है, -1.6 into 10 to the power -19, यानी कि 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको आपको बताया गया था, जैसे सपोज करो कि एक बॉडी है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉडी है ए, इस बॉडी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात आती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
क्या कभी इस बॉडी में से, क्या कभी इस बॉडी में से, जरा सोचिए कि क्या कभी इस बॉडी में से 1/3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या? क्या 1/3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। एक बॉडी जब भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, न कि 1/3, 2/3 या फिर 5/3। ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉडी को छोड़ करके नहीं जाते हैं। इसी को बोला गया है कि चार्जेस हमेशा क्वांटिटाइज्ड होते हैं। मतलब जब भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल के साथ मतलब कहने का ये है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज लेकर के गया। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। और ऐसे ही जनरल बात करें, यदि सपोज करिए कि n इलेक्ट्रॉन यदि निकल के चला जाता है तो n मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ होगा, और ये होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू n, और बाबू इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि दिस वैल्यू गिव्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मल नोटेशन देते हैं क्या? E। तो इस हम लोग फॉर्मूला यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का निकाले, Q इक्वल टू NE, जो यहां पर आपका लिखा हुआ है। प्लस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहे हैं तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि आके लग रहे हैं तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये चीज जो है वो चार्ज के बारे में आपको बताया गया। ठीक, चार्ज के बारे में इसको एक बार जो है वो सभी लोग नोट कर लें। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का कैटेगरी ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की कैटेगरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो फ्लो करने के लिए मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। भाई बिना मटेरियल मीडियम का चार्ज तो चल नहीं पाएगा, तो चार्जेस को चलाने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मटेरियल के कैटेगराइजेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली मटेरियल्स को जो है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर्स। ठीक, और यदि इसको फर्दर हम लोग कैटेगराइज करें तो इसमें सेमी कंडक्टर भी आता है, सुपर कंडक्टर भी आता है। ठीक है, लेकिन मेनली 2 टाइप आपको आने चाहिए, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर भी एक आएगा और सुपर कंडक्टर, इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली। यानी कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिससे चार्जेस इजीली फ्लो कर सके। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर है, एल्यूमिनियम है। अब बात आता है कि आखिर एक कंडक्टर है। ठीक, यदि एक कंडक्टर है तो ऐसा उस कंडक्टर के पास क्या रहता होगा कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो करा सके। इलेक्ट्रिक चार्जेस को यदि कंडक्टर्स इजीली फ्लो कराते हैं तो आखिर उनके पास क्या रहता होगा? ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस यदि इजीली फ्लो करते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मटेरियल यदि कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल यदि कंडक्टर है तो दिस विल ओनली पॉसिबल इफ दैट कंडक्टर विल हैव प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि उस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही वो जो है वो आपका कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्टर के पास यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है कि एक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने का रीजन क्या है? भाई एक कंडक्टर को कंडक्टर कहने का रीजन, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात आती है कि एक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते क्या है, आते कहां से हैं?
यानी कि फ्रॉम वेयर डज द एक्सेस इलेक्ट्रॉन कम इन एन कंडक्टर, एक कंडक्टर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन आते कहां से है ये चर्चा करना है। तो एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और जो एटम का न्यूक्लियाई होता है उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो एटम का न्यूक्लियाई होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूजली हेल्ड करता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूजली हेल्ड करता है। मतलब कहने का ये है कि यदि हमारे पास कोई एक एटम है और ये एटम किसी कंडक्टर का है, सपोज कर लेते हैं कि ये एटम किसी कंडक्टर का है, तो इसका जो न्यूक्लियाई है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है यानी कि इनके बीच का जो फोर्स होता है वो कम होता है। मतलब उस एटम की न्यूक्लियाई जो है वो फ्री यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूजली हेल्ड करते हैं। लूजली हेल्ड करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाने की वजह से उस मटेरियल को कंडक्टर बना देते हैं, जिससे वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो कराने लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे जो है वो कंडक्टर्स के क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड, ये सब जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे कंडक्टर्स के। ठीक, अगला है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर कैसा सब्सटेंस है? तो ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से फ्लो ना करे, यानी कि फ्लो करे ही नहीं, फ्लो करे ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब बात आती है कि कोई मटेरियल मीडियम यानी कि कोई सब्सटेंस इंसुलेटर क्यों होगा? तो इंसुलेटर कंडक्टर क्यों था? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इंसुलेटर क्यों होगा? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों थे? क्योंकि उसका न्यूक्लियाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूजली हेल्ड किया है। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास जो है यानी कि उसका जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड किया है। यदि स्ट्रांगली हेल्ड किया है तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा ये मूव नहीं कर सकता, और जब तक ये मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मूव करेगा? हर बात समझ में? तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इंसुलेटर्स का जो मटेरियल मीडियम होता है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंसुलेटर्स के जो न्यूक्लियाई, उनके एटम का जो न्यूक्लियाई होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड किए रहता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो ले लेते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, ये सब जो है वो इंसुलेटर के एग्जांपल हो जाएंगे। देखे होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक मैन जो है वो रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिक मैन जो होता है यानी कि जो बिजली विभाग का कर्मचारी होता है, ठीक, जिसको आप लोग लाइनमैन कहते हैं, वो जब भी तारों को जोड़ने का काम करता है पोल पर या फिर ट्रांसफार्मर में, तो अपने हाथों में जो है वो रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि रबर ग्लव्स किसके अंदर आता है? इंसुलेटर के अंदर, यानी कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं करने देगा, और इलेक्ट्रिक चार्जेस यदि फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? अगला है हमारा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे मेटल्स और कंपाउंड जिनकी रेजिस्टिविटी का चर्चा हम लोग करेंगे अभी आगे, हम लोग को रेजिस्टिविटी पढ़ना है, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो अप्रोच कर जाती है बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर पर यदि किसी मेटल या किसी कंपाउंड की रेजिस्टिविटी जीरो बिलो अप्रोचेस जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि जीरो अप्रोच कर जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, उस सर्टेन टेम्परेचर को नाम दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर। उस तरह के मटेरियल्स मीडियम को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के पास रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर के पास की सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 9 के बराबर होती है। हालांकि ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो सुपर कंडक्टर्स बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से यानी कि प्योर फॉर्म का कोई भी सुपर कंडक्टर बना नहीं है। और जिस दिन जो कंट्री सुपर कंडक्टर बना लेता है, फिर उस देश की जीडीपी जो है वो आसमान छुएगी, यानी कि संभवतः वो विश्व का सबसे धनी देश माना जाएगा।
अच्छा, ये जो पूरा सुपर कंडक्टर बनाने की जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी का नाम दिया गया है। ठीक, इस तरीके से होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है बाबू, सेमीकंडक्टर्स में ये होता है कि वो कंडक्टर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। मतलब उनका एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर जाते ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। इससे एग्जांपल के तौर पर इसमें सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, ये सब जो है वो सेमीकंडक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया हमारा मटेरियल का कैटेगरी। इस हिसाब से हमारे मटेरियल को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, बताया गया है कि किस किस तरीके के मटेरियल्स जो है वो हैं और किस तरह के मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं और किस तरह के मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। आ रहा बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत यदि हो तो वो कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी दिक्कत को जो है वो पूछ सकता है। बिल्कुल जैसे उसका कमेंट देखा जाएगा उसको जवाब दिया जाएगा। या फिर यहाँ पर मेरा नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप जब चाहे जब इस वीडियो को देखें, यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, आप जो है वो इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा हो, वो भी उसका फोटो खींच कर आप भेज सकते हैं। तुरंत आपको जो है वो जैसे ही देखा जाएगा आपका मैसेज, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज जो कुछ भी हम लोग पढ़े सबको समझ में आया होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाय बाय।